हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुमन एकेडमी में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हिंदी का मैंने यूपी टेट सी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हुआ है। अब अगला पार्ट मैं ईवीएस और एसएसटी से कराने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप अगर चाहते हैं कि यूपी टेट में आपका बढ़िया नंबर आए, आप 100+ लेके आए, तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। तो इसके लिए आप चैनल के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को देख के बताइएगा आप कमेंट में कि कैसा लग रहा है। इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप सभी लोगों को अगर यूपी टेट में 100+ लेके आना है तो सेशन को देखना न भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो लोगों तक शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि ये भाग 1 है पर्यावरण पारिस्थितिकी से, जो ईवीएस का क्वेश्चन है। पर्यावरण इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया? जो इन्वायरमेंट शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से, फ्रेंच से, स्पेनिश से या लैटिन? ऑप्शन इसमें से हट गया है। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी जो है जैव विविधता, वो किससे लिया गया है? तो वो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच शब्द जो है, इन्वायरमेंट शब्द जो है फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से बना है, जिसका अर्थ ये होता है कि पड़ोस या घेरना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने, अर्नस्ट हेकल ने, चार्ल्स एल्टन ने, ओडम ने। तो जो पारिस्थितिकी इकोसिस्टम का शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एजी टांसले। एजी टांसले जो थे, इन्होंने 1935 में, कब? 1935 में 1935 में सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द लिया। और जो इकोलॉजी है, इसमें देखिए इकोसिस्टम जाएगा तो एजी टांसले लगाना है, और जब इकोलॉजी शब्द आएगा तो अर्नस्ट हेकल ने दिया था इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया? 1972 में, 1974 में, 1980 में या 1986 में? तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण जो है 1972 में हुआ था, जो वन्य जीव के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम 1972 में पारित किया था। तो चलिएगा 4 नंबर क्वेश्चन पे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कब लागू किया गया? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया? तो वो 1982 में, 1986 में, या फिर 1992 में या 2000 में? तो ये क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में लागू किया गया था। और भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 1984 में हुआ था, जिसके बाद पर्यावरण को व्यापक सुरक्षा देने के लिए यह कानून 1986 में लागू किया गया। अब 5वां क्वेश्चन हमको, विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो सब लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है, जो कि परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। जब भी एग्जाम हुआ है यूपी टेट का, उसमें हमको लगता है यूपी टेट या सी टेट में किसी न किसी में पूछा जरूर जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को या 11 जुलाई को? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो ऑप्शन नंबर बी 5 जून को मनाया गया। 1972 में जो स्टॉकहोम में हुए पहले वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन की याद में हर साल 5 जून को यह मनाया जाता है। तो यह क्यों मनाया जाता है? तो जो स्टॉकहोम में हुए पहली वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, उसके लिए ये बनाया जाता है, उसके याद में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1970 में, 1973 में, 1975 में या 1980 में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, भारत में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1975। रुकिए दोस्तों, अरे गड़बड़ हो गया। 6वां नंबर क्वेश्चन का, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है
ये कब हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1973 में हुआ था। जो बाघों की संख्या घट रही थी तो उसको बचाने के लिए नेशनल कार्बेट जो है, जिम कार्बेट नेशनल जो है, उस पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो ये 1973 होगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेधा पाटकर, एम.एस. स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा या चंडी प्रसाद भट्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। 1970 के दशक में जब उत्तराखंड में, पहले ये उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, पेड़ों को काटने के लिए, बचाने के लिए महिलाओं ने जब पेड़ों से चिपक कर यह आंदोलन चलाया था, तब चंडी प्रसाद जो भट्ट हैं, ये जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं, इनका भी मुख्य योगदान रहा है, उसमें मुख्य नेता थे उसमें चिपको आंदोलन में। लेकिन इसका प्रणेता कहेंगे तो अब सुंदरलाल बहुगुणा को। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव होते हैं, किसमें? जो शाकाहारी जीव होते हैं वो किसमें होते हैं? प्राथमिक उत्पादक में, प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता में या अपघटक में। तो ये जो होता है प्राथमिक उत्पादक में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर से एक, शाकाहारी जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसमें पौधे उत्पादक होते हैं, जो जीव सीधे पौधों को खाते हैं, जैसे गाय, हिरण, टिड्डा, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी है, सूर्य का प्रकाश है, डीएनए है या आरएनए है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? उसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश है। धरती पर किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा और अंतिम सबसे बड़ा स्रोत सोलर एनर्जी या सूर्य ही है। अब 10 नंबर क्वेश्चन का, एक जीव भार का पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। एक जीव भार का पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? वन, तालाब, घास का मैदान या मरुस्थल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तालाब। तालाब एक जलीय या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जलीय पौधों का वजन बहुत कम होता है और उस पर जो होती है मछलियां निर्भर होती हैं, वजन ज्यादा होता है, जिससे जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है। पर्यावरण में 10% का नियम किसने दिया? जो पर्यावरण है उसमें 10% का नियम किसने दिया? लिंडमैन ने, गोल्डमैन ने, बैकमान ने, स्मिथ ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर्यावरण में 10% का नियम किसने दिया? लिंडमैन ने दिया है। तो इन्होंने जो है बताया है कि खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर केवल 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर होती है, बाकी 90% ऊर्जा उष्मा के साथ ही नष्ट हो जाती है, उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? पर्यावरण का जो 10% का नियम वो लिंडमैन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? कछुआ है, डॉल्फिन है या घड़ियाल है या झींगा मछली है? तो जो भारत का जलीय जीव है वो क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन हो जाएगा। और गंगा नदी का डॉल्फिन है जो, इसे सोच भी कहते हैं, सोच भी कहते हैं, और यह साफ पानी में रहती है और इसे भारत का राष्ट्रीय जीव घोषित कर दिया गया है। अब अगला देखिएगा 12 नंबर, रेड डाटा बुक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? WWF के, IUCN के या यूनेस्को के द्वारा या UNEP के द्वारा? तो जो रेड बुक डाटा है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IUCN। तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में है। यह संस्था दुनिया भर के संकटग्रस्त जीवों की सूची जारी करता है। जो रेड डाटा बुक है उसका मुख्यालय जो हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है और दुनिया में जितने भी जीवों की सूची है संकटग्रस्त होती है, ये उसकी सूची जारी करता है। अब सुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करके दोस्तों आगे बढ़िएगा और वीडियो कैसा लग रहा है हमको कमेंट में जरूर बताइए। अब 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, काजीरंगा
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा, शेर के लिए, बाघ के लिए या हाथी के लिए? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? वो पहले तो एक भी पूछ देगा कहाँ है, तो वो क्या हो जाएगा? असम में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और एक सींग वाले गैंडे का वहाँ प्रमुख स्थान है रहने का, निवास स्थान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में, बहराइच में या चंदौली में? तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? ये लखीमपुर खीरी है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो नेपाल के सीमा के पास स्थित है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या बाह्य मंडल में? जो ओजोन मंडल है वो किस परत में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर जो है यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है, सोख लेता है आपस अपने में। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है, डाप्सन इकाई है, पास्कल है या वेबर है? तो जो ओजोन परत की मोटाई कैसे नापी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाप्सन इकाई से नापी जाती है। ओजोन परत की सघनता या मोटाई मापने के लिए डाप्सन DU का प्रयोग किया है। शॉर्टकट उसका हो जाएगा DU। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर का। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 21 मार्च को, 22 मई को, 5 जून को? तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले फ्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। इसलिए यह दिन जो क्या हुआ था, इस दिन 16 सितंबर 1987 को कब से मान लीजिए, तो यही बोलेंगे कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, इसलिए यह दिन ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो अभी तो मैंने बताया, ओजोन परत का संरक्षण, वैश्विक तापमान, जैव विविधता या परमाणु हथियार। तो जो 19 नंबर का क्या हो जाएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ओजोन परत का संरक्षण है। और कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, ये कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन परत को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय जो है संधि हुई थी, वहीं ये है। अब देखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया। जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, तो वो किस लिए हुई, कब, किस गैस के कारण हुई, किस गैस के रिसाव से? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो जो 2-3 दिसंबर को 2-3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, इस जहरीली गैस से MIC का रिसाव हुआ, मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन सी है? कौन सी गैस उत्तरदायी है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो ये क्या हो जाएगा, 21 नंबर का क्या हो जाएगा? ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में यह गैस कांच के घर की तरह, ग्रीन हाउस की तरह काम करती है, जो सूरज की गर्मी को रोक लेती है और धरती पे तापमान को बढ़ाती है। अगला देखिएगा, अम्ल वर्षा जो एसिड रेन है किस गैसों के कारण होता है? SO2 और NOx के द्वारा, CO और CO2 के द्वारा, CH4 या O के द्वारा, CFC या CO2 के द्वारा? तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको बना लीजिएगा। ये हो जाएगा O3 है, O3, और ये 3 को यहाँ से कर दीजिएगा। तो इसमें अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो जो अम्ल वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो, अरे रुकिए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SO, हाँ, SO2 के द्वारा सल्फ्यूरिक
और यह NOx के द्वारा होती है, अम्ल वर्षा जो होती है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को या 22 जून को? तो जैव विविधता जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जब जैव विविधता के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 22 मई को यह दिवस मनाया जाता है। भारत के सोन चिड़ैया कहाँ पाई जाती हैं? भारत में सोन चिड़ैया कहाँ पाई जाती हैं? थार मरुस्थल राजस्थान में, पश्चिमी घाट में, सुंदरवन में या पूर्वोत्तर भारत में? तो भारत में जो है सोन चिड़ैया वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थार मरुस्थल राजस्थान में पाई जाती हैं। और यह भारत का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है। जो ये सोन चिड़ैया जो है वो भारत का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है, जो अत्यधिक संकटग्रस्त श्रेणी में है। अब 25 नंबर का देखिएगा, शांत घाटी किस राज्य में है? जो शांत घाटी है वो किस राज्य में है? उत्तराखंड में, केरल में, असम में या अरुणाचल प्रदेश में? जो शांत घाटी है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केरल में स्थित है। केरल के पलक्कड़ जिले में यह स्थित घाटी अपनी घनी जैव विविधता और दुर्लभ जीवों जैसे शेर जैसी पूछ वाले मकाब बंदर के लिए जानी जाती है। शांत घाटी किस राज्य में है? तो वो केरल में मानी जाती है, पलक्कड़ जिले में। अब 26 नंबर का क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या सिक्किम में? तो जो फूलों की घाटी है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में चमोली जिले में एक बेहद खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान है जो हिमालयी फूल के सैकड़ों प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उसको चमोली जिले में याद रखिएगा। जिला भी कभी पूछ सकता है तो वो उसके लिए। बेंथोस किसे कहते हैं? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, बेंथोस किसे कहते हैं? जल के सतह पर तैरने वाले जीव, समुद्र के तलहटी में रहने वाले जीव, तेज तैरने वाले जलीय जीव या हवा में उड़ने वाले जीव? तो जो बेंथोस है वो क्या है? तो जो बेंथोस है वो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, समुद्र। जो बेंथोस किसे कहते हैं? जो समुद्र के तलहटी में रहने वाले जीव हैं उन्हें बेंथोस कहते हैं। उसके जैसे एग्जाम्पल में अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, स्टारफिश या केकड़ा? विज्ञान में उसे बेंथोस कहा जाता है। स्टारफिश और केकड़ा जो है उसके समुद्र के तलहटी में रहते हैं। भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग का क्या परिणाम हो सकता है? ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि या मौसम में परिवर्तन या उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का क्या परिणाम हो सकता है? ये सभी परिणाम हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि जब धरती गर्म होगी तो बर्फ पिघलेगी, समुद्र का पानी जो है बढ़ेगा और मौसम का चक्र पूरी तरह से जो है वो बिगड़ जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है एशियाई शेर के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, कस्तूरी मृग के लिए या रॉयल बंगाल टाइगर के लिए? तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये एशियाई शेर के लिए। ये गुजरात के गिर जंगल पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है, जो गुजरात का गिर जंगल है पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह है जहां एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडीजल का पौधा है? कपास, जट्रोफा, गन्ना या आलू? तो जो बायोडीजल है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, जट्रोफा या रतन जोत होता है। जट्रोफा के बीज से ही तेल निकाला जाता है जिसे रिफाइन करके गाड़ियों में डीजल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो जट्रोफा है वही बायोडीजल का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? ओजोन है O3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, स्मॉग है या पैन है? तो जो क्या है प्राथमिक प्रदूषक है तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है जो गाड़ियों के धुएं से निकलता है, इसे प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। और ओजोन और जो पैन है रासायनिक क्रियाओं के बाद हवा में बनते हैं, इसलिए वे जो ओजोन और क्या है पैन है लास्ट वाला, ये क्या होता है रासायनिक करके द्वितीय प्रदूषक में आते हैं। लाइकेन किसके प्रति सबसे संवेदनशील संकेतक है? लाइकेन जो है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? जो लाइकेन है ये क्या हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। वायु प्रदूषण जो है लाइकेन जो है इसके प्रति, तो वायु प्रदूषण के प्रति।
और लाइकेन जो है कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, जहां हवा में सल्फर या SO2 की मात्रा जरा भी सी भी अगर बढ़ जाती है तो वो लाइकेन को सूख जाते हैं, जो लाइकेन है वो सूख जाते हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। पीने के पानी में किस तत्व की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है? जो पीने की पानी है उसमें अगर किसी तत्व का अधिक मिल जाता है तो ब्लैक फुट नामक की बीमारी हो जाती है। क्या होता है? फ्लोराइड, आर्सेनिक, कैडमियम, पारा या मरकरी। तो ये क्या हो जाएगा? पीने के पानी में अधिक क्या मिल जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्सेनिक जो है। जमीन के नीचे के पानी में जब आर्सेनिक नामक जहर की मात्रा बढ़ जाती है तो पैरों की त्वचा काली और खराब होने लगती है, जैसे जिसे ब्लैक फुट बीमारी कहते हैं, ब्लैक फुट पैर की बीमारी। यूपी और पश्चिम बंगाल में इसकी सबसे ज्यादा समस्या हमारे यूपी में और पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन लिखेगा 34 नंबर का, इटाई रोग किसके कारण होता है? जो इटाई रोग है वो किसके कारण होता है? पारा के, कैडमियम के, शीशा के, आर्सेनिक के। तो 34 नंबर का इटाई जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम धातु की वजह से इंसानों की हड्डियों और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है और रीढ़ की हड्डी क्या होती है? कमजोर हो जाती है। तो सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? सुमन अकेडमी को सभी लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। आज मैंने इसमें 100 क्वेश्चन रखे हुए हैं जो आप लोगों की परीक्षा में एकदम आ सकते हैं। तो आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेयर कर दें। मीना माता रोग जो है पानी में किस धातु के घुलने से होता है? जो मीना माता रोग है वो पानी में किस धातु के? कैडमियम, पारा, आर्सेनिक या लोहा। जो मीना माता रोग है वो पानी में किस धातु के घुलने से होता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पारा या मरकुरी। जापान की जो मीना माता खाड़ी में कारखाने का पारा पानी में मिल गया था, जिसे मछलियों ने खाया और उन मछलियों को इंसानों ने, इसमें न्यूरोलॉजिकल बीमारी फैल गई, तंत्रिका तंत्र वाली जो है बीमारी फैल गई। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 36 नंबर का, बीओडी क्या है? टेस्ट किसके मापने के लिए किया जाता है? जो बीओडी टेस्ट है वो किसके लिए? वायु प्रदूषण के लिए, जल प्रदूषण के लिए, मृदा प्रदूषण के लिए या ध्वनि प्रदूषण के लिए? तो जो बीओडी है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जल प्रदूषण के लिए। पानी में मौजूद बैक्टीरिया की गंदगी को साफ करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे बीओडी कहते हैं। बीओडी जितना ज्यादा होगा पानी उतना ही ज्यादा गंदा होगा। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से या रेडियोधर्मी प्रदूषण से? तो जो ग्रीन मफलर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से। घने पेड़ ध्वनि तरंगों को सोख लेते हैं। सड़कों और रिहायशी इलाकों के बीच 4-6 कतारे में हरे पेड़ लगाए जाते हैं ताकि गाड़ियों का शोर कम हो सके। इस तकनीक को ग्रीन मफलर कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका ओजोन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस, आर्द्र भूमि संरक्षण या समुद्री प्रदूषण। तो 38 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, जो क्योटो प्रोटोकॉल है जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस से संबंध रखता है। तो इसमें क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसें 1997 जापान के क्योटो शहर में दुनिया के देशों में कार्बन उत्सर्जन का कम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रामसर समझौता किससे संबंधित है? जो रामसर समझौता है वो किससे संबंधित है? वनों के संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से, मरुस्थलीकरण को रोकना या वन्य जीव व्यापार। जो रामसर समझौता है वो क्या है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ये किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। ईरान के रामसर शहर में 1971 में दलदली और नमी क्षेत्रों में जैसे झीलों तालाबों को बचाने के लिए यह वैश्विक समझौता हुआ था। कहाँ? ईरान के रामसर शहर में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 28 फरवरी को, 2 मार्च को या 22 मार्च को? तो जो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को यहीं 1971 में 2 फरवरी 1971 को रामसर के समझौते पर दस्तखत हुआ था, इसलिए इस दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या गिर? तो ये क्या हो जाएगा? भारत का सबसे पुराना कौन सा उद्यान है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था
बाद में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट हो गया। और वर्तमान में जो है फिर इसका नाम बदल गया है, तो इसका नाम क्या हो गया है, वर्तमान में इसे रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी केरल में, कश्मीर घाटी में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में? जो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता है वह कहाँ पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शांत घाटी केरल में। केरल की मुख घाटी जो है इसी का हिस्सा है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, खाद्य जाल या बायोमास पिरामिड या पोषण स्तर? जो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खाद्य जाल हो जाएगा। और प्रकृति में जीवों का कोई भी ऐसा चीज नहीं, एक चीज नहीं खाता है। जब बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मकड़ी के जाल की तरह जुड़ जाती हैं तो उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ग्लोबल 500 है वो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, मादक पदार्थों के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो जो ग्लोबल 500 है वो किसके पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 44 नंबर को क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। और यह पुरस्कार किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण संरक्षण को उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। और 45 नंबर का CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोइन कंपाउंड, क्लोरोफास्फोरस कार्बन, इनमें से कोई नहीं। तो जो CFC का पूरा नाम है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्या होता है? ये गैस मुख्य रूप से AC और फ्रिज से निकलती है और जो समताप मंडल में जाकर ओजोन के अणुओं को क्या करती हैं? तोड़ देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो कौन सी पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितना? लगभग 78% पाया जाता है और 21% इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। 0.03 से लेकर 0.04 तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। बाकी गंगा एक्शन प्लान GAP का लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुधार हेतु था। किस सुधार हेतु? जल की गुणवत्ता के लिए, जल की वेग के लिए, नदी का मार्ग बदलना या प्रचुर मात्रा में मछली पकड़ा? जो गंगा एक्शन प्लान है वो किस लिए? तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल की गुणवत्ता के लिए, जल की गुणवत्ता के सुधार के लिए लाया गया था। और राजीव गांधी सरकार द्वारा ये लाया गया था 1985 में, जो गंगा नदी के साफ करने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए इस योजना के राजीव गांधी के राज्य में आया था। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की पृष्ठ वाली पुस्तक में दर्ज किया जाता है? हरी, गुलाबी, लाल, नीली या पीली? तो जो संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की पृष्ठभूमि पुस्तक में दर्ज किया जाता है? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुलाबी, लाल। जो IUCN की रेड डाटा बुक में पूरे जीव को खत्म होने वाला जो है उसे पिंक रेड पेज पर लिस्ट किया जाता है। जीवों की स्थिति सुधरने पे उन्हें हर पन्नों पर शिफ्ट किया जाता है। 49 नंबर का ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में, नैरोबी में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में? तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन पीस इंटरनेशनल तो एम्स्टर्डम में। यह क्या है? गैर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में है। नीदरलैंड के। भारत में जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह, बिंदुश्वर पाठक, सुंदरलाल बहुगुणा या बाबा आमटे? तो जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह के। ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के रहने वाले राजेंद्र सिंह को सूखी नदियों को पुनर्जीवित, अच्छा ये जो थे सूखी नदियों के लिए संरक्षण के लिए तरुण भारत संघ संस्था बनाई थी। इन्हें रेमन मैग्सेसे का पुरस्कार भी मिला था। तो जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था से अब देखिए दूसरा भाग जो है भारतीय संविधान से है। ये षष्ठी का पाठ है। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू? तो ये क्या हो जाएगा? स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 11 दिसंबर 1946 को इन्हें परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था।
और एक बात और ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए सुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करके दोस्तों बताइए सेशन कैसा लग रहा है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रारूप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, जेवी कृपलानी। तो जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम संविधान का मसौदा तैयार करना था, इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ कुल 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो जो अंगीकृत किया गया था वो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी। जो है ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था और सभा द्वारा इसको स्वीकार भी कर लिया गया था 26 नवंबर। लेकिन 26 नवंबर संविधान के, इसलिए 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह लागू कब हुआ था? वो 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया? जो है अमेरिका से, सोवियत संघ से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मूल कर्तव्य को सोवियत संघ रूस से लिया गया था। जो हमारे संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़े गए 11 मौलिक कर्तव्यों पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित होकर लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का उल्लेख है? अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो 55 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 48A, जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें या 86वें या 73वां? जो शिक्षा को है 42वें संशोधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1976 में इसे संशोधन करके लघु, और इसी को क्या है, लघु संविधान भी कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। अस्पृश्यता का सिद्धांत, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 17 या 18? तो इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत समाज से छुआछूत को पूरी तरह से खत्म कर इसे अपराध घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? अनुच्छेद 14 को, 19 को, 21 को या 32 को? तो किसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा था? तो ये 58 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन अनुच्छेद 32 को बाबा साहब ने उसका आत्मा और हृदय कहा था। भारतीय संसद में के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या राष्ट्रपति? जो उच्च सदन है राज्यसभा, और जब निम्न सदन पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा? लोकसभा। और जो राज्यसभा है वो क्या है? एक स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अब 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर। और इसे ही, इनको ही राज्य का सभा का जो है पदेन सभापति भी कहा जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो ये 61 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। यदि किसी बल पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए तो उसमें क्या होता है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है अनुच्छेद 108 में, लेकिन उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा स्पीकर ही करता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो लोकसभा की न्यूनतम जो आयु है वो क्या है? 25 वर्ष है। लोकसभा का चुनाव लड़ने या देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और राज्यसभा का जो न्यूनतम आयु है वो क्या है?
30 वर्ष होना। और राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम आयु क्या होती है, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए वो क्या होती है, 35 साल होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या अस्थायी। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कितने कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा को ही उच्च सदन कहा जाता है और ये सभा कभी भंग नहीं होती है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री। तो किसी राज्यपाल की नियुक्ति जो कौन करेगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे किया जाता है। तो सुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर क्वेश्चन का, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, TN शेषन, सुनील अरोड़ा, के सुंदरम। तो जो 65 का क्या हो जाएगा, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुकुमार सेन थे। इन्होंने 1950 से 58 तक भारत के लिए पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम किया। इन्होंने ही देश के पहले 2 आम चुनाव जो है संपन्न कराए थे, सुकुमार सेन ने। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां, 74वां, 42वां या 86वां संशोधन। तो जो पंचायती राज व्यवस्था से है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 73वां राज संशोधन जो है, जो कि 1992 में हुआ था और संविधान में 9 तथा 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। ये पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए, 18, 22, 24 या 29। तो कितने विषय दिए गए थे 11वीं अनुसूची में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 29 विषय। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को स्थानीय स्तर पर विकास करने के लिए कुल 29 अधिकार या विषय दिए गए थे, जैसे सड़क हो गया, उसमें पेयजल हो गया, कृषि हो गया, यही सब था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी, अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राज मेहता समिति ने, LM सिंघवी समिति ने, सरकारिया आयोग ने। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है सिफारिश किसने किया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति जो थी उन्होंने किया था। अब 69 नंबर का, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, नागौर के राजस्थान में, बलिया के उत्तर प्रदेश में, साबरमती के गुजरात में या गया के बिहार में। जो पंचायती राज व्यवस्था है कहाँ सबसे पहले, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागौर के राजस्थान में लागू की गई थी। और देश के पहले प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में आधिकारिक रूप से पंचायती राज की शुरुआत की थी। वो तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे। तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या देखिएगा, नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन, 73वां, 74वां, 86वां या 91 वाला। तो नगर पालिकाओं से जो संबंधित है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 74वां जो संशोधन है वो नगर पालिका से संबंधित है। और इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कुल 18 विषय थे। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, RTI जो है किस वर्ष लागू, 2002 में, 2005 में, 2009 में या 2010 में। RTI जो है ऑप्शन नंबर बी 2005 में लागू हुआ। RTI एक्ट के तहत देश का कोई भी नागरिक जो है सरकार के किसी भी विभाग से जरूरी कामकाज की जानकारी जो है मांग सकता है, ये 2005 में लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 में किस वर्ष से पूरे देश में लागू हुआ, 1 अप्रैल 2009 से, 1 अप्रैल 2010 से, 15 अगस्त 2009 से या 26 जनवरी 2011 से। तो जो राइट टू एजुकेशन है RTE, ये 1 अप्रैल 2010 से ऑप्शन नंबर बी पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन इसका जो है संसद में इसका बिल कब पास हुआ था, 2009 में पास हुआ था और लागू जो है 1 अप्रैल 2010 से हुआ। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51A तक या उपरोक्त सभी। तो जो निःशुल्क है और अनिवार्य शिक्षा है वो किसमें है, तो अनुच्छेद 21A में है, ऑप्शन नंबर ए।
जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसके लिए जो है शिक्षा का जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में इसको बना दिया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को? तो जो कब मनाया जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन क्या है, 25 जनवरी को 1950 में निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। और जागरूक इसको वोटिंग के लिए हर प्रति जागरूक करने के लिए 2011 से हर साल यह मनाया जाता है। 2000 ये भी पूछा जाएगा, 2011 से इसको हर साल मनाए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल। अब 76वां नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो 76वां का क्या हो जाएगा? जो प्रधानमंत्री है उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति जो है इसकी तुरंत सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उपराष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश की आयु क्या होती है? 60 वर्ष, 62 रिटायरमेंट की 62 वर्ष या 65 वर्ष या 70 वर्ष? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष में अपने पद को त्याग को देते हैं, रह सकते हैं। और जो है सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष है और हाई कोर्ट का क्या है? 62 वर्ष है। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया? जर्मनी के वीवर संविधान से, अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या कनाडा से? जो आपातकालीन प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी के वीवर संविधान से लिया गया था। और 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, 356, 360 या 368? तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में है। लेकिन आज तक यह देश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो जाए तो जो है राष्ट्रपति इसको लगा सकते हैं वित्तीय आपातकाल का। लेकिन आज़ादी से लेकर आज तक भारत में कभी भी कोई वित्तीय आपातकाल लगाने की स्थिति आई नहीं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो इसका ऑप्शन नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग का गठन कब हुआ? पहले जो है नीति आयोग का नाम क्या होता था? योजना आयोग होता था। फिर बाद में उसको बदलकर नीति आयोग किया जाता है। इसमें किसी का वो जो नहीं होता है, जो प्रधानमंत्री बनेगा वो इसका अध्यक्ष खुद ब खुद बन जाता है। तो योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2015 को, 15 अगस्त 2014 को, 26 जनवरी 2015 को? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने 65 साल पुराने योजना आयोग का समाप्त करके उसकी जगह नीति आयोग का नाम कर दिया। किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो राज्यसभा में विधानसभा की सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं, 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31, 80, 403 या 100? तो 83 का क्या हो जाएगा राज्यसभा के लिए? जो ऑप्शन नंबर ए 31 हो जाएगा। और लोकसभा के लिए कितने? राज्यसभा के लिए 31 और लोकसभा के लिए 80 और विधानसभा के लिए इधर ये क्वेश्चन था, कहाँ चला गया? हाँ, 82 नंबर का जो है सर्वाधिक सीट कितना देता है? तो विधानसभा सीट को उत्तर प्रदेश देता है सर्वाधिक, जो कि 403 सीटें हैं। और ये हो ही गया। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, 2, भाग 2, भाग 3, भाग 4? तो जो मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा है? तो ये भाग 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में नागरिकों के पास कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं।
संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? जो 42वां संशोधन है, 44वां, 43वां, 73वां या 86वां? तो जो हटा दिया गया संपत्ति वाले को, ऑप्शन नंबर बी 44वां। 1978 से जो पहले संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार था, लेकिन सरकार के विकास कार्यों जैसे रेलवे लाइन, सड़क और जमीन के आ रही दिक्कतों के कारण इसे हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत साधारण कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार में से इसको हटा दिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? तो अनुच्छेद 52 के, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123। तो महाभियोग जो है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के थ्रू लगाया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61। यदि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा उसे पद से हटाने के लिए महाभियोग की जटिल प्रक्रिया चलाई जा सकती है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, 14। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 12। जब संविधान 1950 में लागू हुआ था तो उस टाइम केवल 8 अनुसूचियां थी, जो अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो अब 88 नंबर क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं, 11वीं या किस सूची में है दल बदल विरोधी? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वीं अनुसूची। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर जो भारत का पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। अक्टूबर 1973 में तेलुगु भाषियों के लिए कड़े आंदोलन और पोट्टी श्रीरामुलु के निधन के बाद सरकार को भाषा के आधार पर इसे पहला राज्य का गठन हुआ था। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 352, 356, 360 या 370? तो जो राष्ट्रपति शासन है वो किस अनुच्छेद के? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 356 के तहत लगाया जाता है। भारत की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो वो किस सूची में है? भारत की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8वीं अनुसूची। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर संशोधनों के बाद अब इसमें कुल 22 राष्ट्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। ध्यान दें, लेकिन इसमें जो है अंग्रेजी और भोजपुरी अभी तक शामिल नहीं है। उस 22 राष्ट्रीय भाषा में अभी तक अंग्रेजी और भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं? तो 92 का क्या हो जाएगा? 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची में। इसमें जो है 3 सूचियां हैं। संघ सूची केवल केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची केवल राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची जो है वो इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से या फ्रांस से? तो 93 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया था। और अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, एक देश की एक राज्य की, लेकिन भारत ने ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता चुना। यानी हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, राज्यों के नहीं। लोक लेखा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति के तो 15, 22, 30 या 45? तो लोक लेखा समिति के जो है 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। और जो है ये लोक लेखा समिति जो है ये क्या है? संसद की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण कमेटी है जो सरकार खर्चों को कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से सांसद होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? 22, 30, 15 या 40? तो जो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 30। और इसमें जो है राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या उपराष्ट्रपति? तो जो एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। अब 97 क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। वन्य जीव और वनों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया जाए? तो 97 का क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां या 86वां?
तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। जब 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इंदिरा गांधी की सरकार ने वनों और जंगली जानवरों की सुरक्षा को राज्य की सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया, ताकि केंद्र सरकार भी जंगलों को बचाने के लिए करे ना, और राज्य सरकार भी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो जो प्रथम कानून मंत्री थे वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और जो क्या है, कानून और न्याय मंत्री भी यही थे, जिन्होंने बाद में हिंदू कोड बिल पर मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया था। संविधान के किस भाग को संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं? जो अनुच्छेद 68 है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो यह अनुच्छेद भाग इसमें, और 368 में जो है इस प्रक्रिया का, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 100 का देखिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? ऋग्वेद से, मुंडको उपनिषद से, भगवत गीता से या मत्स्य पुराण से। तो जो है क्या है, सत्यमेव जयते, वो किससे लिया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया था। जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, प्राचीन मुंडक उपनिषद से लिया गया वाक्य है। तो आप सभी लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दे, ताकि अधिक से अधिक लोग ये देख सके और परीक्षा में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सके। इसका पार्ट 2 मैं अभी लेके आऊंगी, तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।